अब शीतल जी, मैं सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। ये जो इस बार किश्तों में दिया गया, तो दो चीजें मुझे तकलीफ हुई। एक तो मुझे यह लगा कि मतलब मैं ईमानदारी से बता दूं, अडवाणी जी को अलग कर दें अगर, तो बाकी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक से डिजर्विंग है। उनको भारत रत्न मिलने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो ब्रैकेटेड सब लोग हैं। तीन तरह के तीन तरह की कैटेगरीज बना सकते हैं। एक है कि जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो उस समय नीतीश कुमार उसके बाद गए। चरण सिंह को जब दिया जा रहा है तो उस समय बिल्कुल अफवाह पूरे उसमें है कि आरएलडी की तरफ से डील पूरी हो, आरएलडी की डील पूरी हो गई, जयंत चौधरी भी अब चले जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं, जयंत चौधरी कह रहे हैं नहीं। लेकिन ये डील का पार्ट जैसा उसको दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन इतने बड़े लोगों का आपने थोड़ा सम्मान की जगह असम्मान कर दिया है। दूसरा, वो दक्षिण में कुछ करने के चक्कर में आपने तमिलनाडु में के एम एस स्वामीनाथन और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए नरसिम्हा राव को आपने टारगेट किया कि वहां आपकी कुछ इनरोड्स हो जाएं। तीसरा, किसान आंदोलन अब फिर से जैसा लग रहा है कि 12-13 से वो थोड़ा तेजी गति पकड़ेगा, तो फिर से एम एस स्वामीनाथन और चरण सिंह साहब आपको याद आए हैं। और एक अंतिम बात क्या कि मैं आपसे करूं कि ये कुछ लोगों का ये मानना है कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि अडवाणी जी को आने से मना किया गया था, उनको निमंत्रण देके ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली उन्होंने प्रेस में कहा चंपत राय जी ने कि उनको आना नहीं चाहिए, उनको आने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये दो लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी बाबरी मस्जिद गिराने में, क्योंकि जब वो ढांचा गिर गया था उसी के बाद चला मामला, उसमें एल के अडवाणी साहब उनको दे दिया गया था। तो कुछ लोग ये मान रहे थे क्योंकि उसमें काफी सहमति या मिली भगत अगर नहीं बोले तो मूक सहमति तो बिल्कुल ठीक से नरसिम्हा राव की थी। तो इन दोनों लोगों का मूल कारण जो ड्राइविंग फोर्स है वो बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कहता है कि इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके बाद अगर उनको दिया जा रहा है। व्हाइट पेपर पे आप भी एक बार बोलिए, क्योंकि किसी को छोटा करके खुद बड़ा होना चाह रहे हैं जो कि नहीं संभव है। तो पहले ये जो राजनीति अभी भारत रत्न की शुरू हो गई है। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, मोदी सरकार ने 2015 में दो लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, और फिर इस वाले उसमें पिछले 5 साल में किसी को नहीं दिया है। एक साथ वो जब 5वां साल उनका वो खत्म हो रहा है जब टेन्योर, तो उस समय एक साथ 5 लोगों को 3 किश्तों में दिया गया है। शीतल जी, ये जिस तरह से दिया गया है इसका पूरी तरह से पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा जिनको दिया गया है उनकी भी थोड़ी, मतलब उनके साथ इससे बेहतर व्यवहार होना चाहिए था? शीतल जी। भारत रत्न को चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल करने का इस बार अभिनव प्रयोग हुआ है, और ये सही है कि इन सब लोगों को दिया जाने में कोई बहुत आपत्ति नहीं है, सिवाय उन दोनों लोगों के जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन सवाल ये है कि उसका अगर इस्तेमाल साफ साफ नजर आ रहा है कि आप जयंत चौधरी को अपने यहाँ ला रहे हैं, और जयंत चौधरी तुरंत 26 जनवरी के बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। पहला ट्वीट उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट के तुरंत बाद किया, और उसमें जो उन्होंने कहा, उसके बाद जो मीडिया उनके सामने गया उसमें जो उन्होंने कहा, उससे साफ है कि वो अब दिल बदल चुके हैं, और उन्होंने कहा भी कि दिल खुश कर दिया। तो उनका दिल खुश हो गया है, लेकिन किसानों के दिल की बात है, जिनका दिल जीतने के लिए दो ये दिए गए हैं, स्वामीनाथन साहब को और हमारे चौधरी साहब को। किसानों को एमएसपी चाहिए। क्या भारत रत्न एमएसपी का पर्याय हो सकता है? सवाल तो ये है। वैसे ही जैसे जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको जो न्याय देने की कोशिश वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करके, और उसके बाद अर्जुन सिंह ने उसकी तमाम प्रस्तावनाओं को स्थापित करके काम आगे बढ़ाने के लिए किया, उनकी जगह उनसे पहले के तो लोग बन सकते हैं उसके हकदार, लेकिन उनके बाद अगर आपको पिछड़ी जातियों में न्याय की कोई बात करनी है तो उसके हकदार ये लोग हैं। पहले तो वीपी सिंह ही है, लेकिन अब ठीक है, जब जो इसका नंबर आए। एक
हमारे यहाँ भारत रत्न के लिए बहुत दिनों से एक मांग चली आ रही है, उसकी अतार्किकता समझ में नहीं आती, वो है मेजर ध्यानचंद। उनके ज़माने में हमने खेल में जो ग्लोरी हासिल की, हॉकी में पर्टिकुलरली, वो ऐसी ग्लोरी कभी किसी खेल में किसी को उस तरह से नहीं मिली। जब तेंदुलकर साहब को दिया गया तब ये बड़ी चर्चा हुई थी कि उनको मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं? ये हर समय ये डिमांड है और उसको एक दूसरा एक पुरस्कार देके टालने की कोशिश हुई है, लेकिन वो पेंडिंग है। तो भारत रत्न इस समय तो सीधे-सीधे चुनाव लड़ने के लिए पेश किया गया है। अब इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश में अभी तेलुगु देशम से शायद बीजेपी अलायंस में जा रही है। हालाँकि उनसे मिलने जगन मोहन रेड्डी भी आए थे। पता नहीं उन क्या बातचीत हुई है, मिले दोनों लोग हैं। क्या होगा? आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। अलायंस हो जाने पर हो सकता है कि जैसा सर्वेक्षण बता रहे हैं कि इस बार तेलुगु देशम पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो शायद बीजेपी टॉस कर रही हो कि किसके साथ अलायंस में जाए। ये एक पोजीशन हो सकती है, चूँकि वो अपनी सीटें बढ़ाने का जो दावा कर चुके हैं, 370 सीटें बीजेपी के लिए और 400 प्लस सीटें एनडीए के लिए। वो दावा अभी जो 2 सर्वेक्षण आए, उन दोनों में से किसी में पूरा नहीं हुआ। हालाँकि वो सर्वेक्षण बड़े जेनरस बताए जा रहे हैं बीजेपी को लेके। जो जेनरस मोस्ट है टाइम्स नाउ का, उसके अनुसार 366 या 364 वो बता रहा है एनडीए की सीट्स। और जो दूसरा है ट्रैकर जो सी वोटर का है, जो इंडिया टुडे ने शाया किया है, उसके अनुसार वो 335, 34 या 36 ऐसा कुछ बताता है एनडीए का, और बीजेपी की उसमें 304 सीटें ही बताता है। तो लेकिन जो विश्लेषक हैं चुनाव के, उनके अनुसार बीजेपी इस बार टफ विकेट पे है, इसके बावजूद कि पूरे देश में माहौल उसके पक्ष में है, बना लेने में राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन जो आर्थिक विफलताएं हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको वाटर डाउन करने के लिए व्हाइट पेपर लाने की कवायद हुई है, वो जो समस्या है वो बड़ी भीषण है। और वो भीषण समस्या घर घर है। ये और बात है कि राजनीतिक दलों में उस तरह से न कोई साहचर्य बना, जो विपक्ष में जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, न उनकी रणनीतिक समझ में आई, और न वो कोई कार्यक्रम ले सके जिसमें जनता को उद्वेलित करके सड़कों पर ला सकते और इनके अभियान का मुकाबला कर सकते। इसका एडवांटेज बीजेपी के पास है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब डिसएडवांटेजेस हैं। और आपने ठीक ही कहा, किसान अभी फिर दिल्ली के लिए आ रहे हैं, चूंकि एमएसपी की मांग के लिए उनसे जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया है, और वो वायदा लगातार बड़ा इसलिए होता जा रहा है कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का भी एक वायदा किया गया था, जो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। सच्चाई ये है कि किसानों की आय घटी है इस दौरान। सिर्फ गन्ना किसानों की बात कर लें तो जब ये सरकार आई तो करीब 315 रुपए उत्तर प्रदेश में उनको मिलते थे पर टन के। अभी वो 355 या 60 हुए हैं, 45 रुपए उसमें कुल बढ़ोतरी हुई है। तो 5 वर्षों में इन्फ्लेशन ले लें और उसको 10 वर्षों में, और उसको इन 45 से भाग दे दें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई ये है कि किसानों की आय, गन्ना किसानों की ही, जो एक सैंपल हमारे सामने है, वो घटी। तो इसी तरह से सारी किस्म के किसानों की आय घटी है। उनके यहाँ जीवन में जो ज़रूरत है, ट्रैक्टर खरीद, स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीद, इन सब की संख्या घटी है। इसका मतलब उनके पास पैसे कम है और उनकी परेशानियाँ बढ़ी हैं। जो आय का असंतुलन है हमारे समाज में, सबसे बड़ी आबादी बुरी तरह से कम आय वाले में चली जा रही है और ऊपर वाले बहुत छोटे हिस्से में सबकी आय वहाँ चली जा रही है। जो नीतियाँ हैं, उनके तहत हमने देखा कि कारपोरेट्स को टैक्स में डिविडेंड दिया गया है, जबकि बाकी सारे लोगों को जीएसटी और दूसरे माध्यमों से उनसे ज़्यादा वसूला गया है। इस सब के तर्क और तथ्य मौजूद हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है, हो सकता है, उसको ढकने के लिए, जैसा मैंने फिर कहा कि विपक्षी दल उसको एनकैश करने में फेल है। एनकैश करने की जगह दूसरा शब्द अगर इस्तेमाल करूँ कि उस समस्या को सामने लाने और एक राजनीतिक समस्या के तौर में बदलने में असफल है। ऐसे दौर में भी बीजेपी को फिर से अपनी जो 19 में उसके पास स्थिति थी, उसको भी हासिल करने में उसको चुनौती पेश हो रही है। इसलिए वो इस तरह के सारे शॉर्टकट ले रही है। पश्चिम में जहाँ आरएलडी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, वहाँ वो
कोशिश कर रही है कि इनको जो नया समझौता होगा उसमें कुछ सीटें देगी, तो जाहिर है अपने ही सांसदों को कम करके ये सीट देगी। लेकिन वो उस मतदाता वर्ग को जो जिसके बारे में अब ये समझ बनी है कि वो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सरकार के विरुद्ध अपने को पा रहा है, उसको समेटने की ये राजनीतिक कोशिश है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि लोग इस पे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तो प्रतिक्रिया एक उनके भांजे की आई है, जयंत चौधरी के, जिन्होंने कहा है कि मामा और सब ठीक है, लेकिन वो जो मिला है वो अच्छी बात है, लेकिन आपका इस तरह से ये जो फैसला है बीजेपी में जाने का, मैं इसके साथ नहीं हूं। मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और मैं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को भी वोट नहीं दूंगा। पता नहीं औसत लोग कैसा सोच रहे हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया, एक तरह से सैंपल हमारे सामने है, तो मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूं। शीतल जी, मैं एक चीज सिर्फ एक छोटी सी दिखा दूं, क्योंकि मुझे हरदम ये खराब लगता है, गांधी को आप गाली दो, नेहरू को गाली दो, तो क्या आप मैं पहले क्या आप बड़े हो जाओगे? नेहरू के बारे में जो गालियां दी तो वो दी। कल इन्होंने कहा कि नेहरू ने भारतीयों को कहा था कि वो आलसी बहुत होते हैं। भाई मेरे घर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पिता को अपने बच्चों को आलसी लगते हैं। ऐसा कौन पिता होगा मेरे, आपके और सबको और मुझे, कि भाई ये थोड़ा घुमा घुमा कर, उन्होंने कहा बहुत आलसी कहते हैं। मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर देश के बाहर जाके भारतीयों के बारे में और अपने भारतीय होने पे उनका क्या वो था, वो मैं एक 12 सेकंड का आपको सुना दे रहा हूं, और फिर इस पे जरा आपसे बात सुन लूं कि मतलब नेहरू की सारी पॉलिसी, नेहरू का स्टेट्समैनशिप, नेहरू का वर्ल्ड विजन, इस सब पे आप एक विचार, नेहरू को छोटा करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे पहले मोदी जी ने क्या कहा था वो जरा सुन लिया जाए। मोदी जी ने क्या कहा था? यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये हम सब ने सुना था, ये मैं कोई ऐसी नई चीज नहीं लाया हूं, सिर्फ याद दिलाने के लिए दर्शकों को किया था। शीतल जी अनम्यूट कर लीजिएगा, शीतल भाई अनम्यूट। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मैं एक और वीडियो उनका दिखाना चाह रहा हूं, अगर मुझे मिल गया, मैं तलाश रहा हूं। आप भेज दीजिए, मैं लगवा देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं लगवा दूंगा। फिर मैं भेजता हूं। भेज दिया। उसमें वो ये कह रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री कि हम गुजराती 60,000 करोड़ केंद्र के खजाने में देते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, और हमें केंद्र जो है, कांग्रेसी सरकार जो है दिल्ली 8,000, 10,000, 12,000 पकड़ाती है। ये क्या, इस तरह से बहुत एग्रेसिव भाषण था, और मतलब रीजनलिज्म को उभारने वाला आप कह सकते हैं उसे, और तथ्यों और तर्कों से परे था। इनका अपना भाषण है वो। लेकिन अभी हालत ये है कि अब मोदी जी इस बात से, और उनकी सरकार, खुद उनकी वित्त मंत्राणी, अगर यही बात ज्यादा जोरदार और ज्यादा तार्किक ढंग से तमिलनाडु कह रहा है, कर्नाटक कह रहा है, केरल कह रहा है, तो वो देशद्रोही कहला रहे हैं। ये जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, ये कमाल है भाई, कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपका स्टैंड दिल्ली के लिए क्या था, अब आप दिल्ली पे काबिज हैं, तो उन राज्यों के उससे बेहतर परिस्थिति होने पर भी जो उनके तर्क हैं, उसको सुनने की जगह आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। और इनके एक नेता ईश्वरप्पा हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रेटर्स को गोली मार देना चाहिए। एक तो हर जगह गोली मारना, फांसी दे देना, मार डालना, ये सब जो इनकी भाषा है, इन्होंने जो एक नई भाषा संस्कार से हमारे राजनीतिक विमर्श को विभूषित कर दिया है अपने दौर में, वो कमाल है। तो रही बात बेचारे नेहरू जी और गांधी जी की, जो मतलब अपनी डिफेंस के लिए नहीं उपलब्ध हो सकते, उनके बारे में कुछ कहने में तो कोई शर्म का कोई लेश मात्र भी रह ही नहीं गया है। कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी बात को तोड़ मड़ोड़ के इधर से उधर से कर दीजिए। लेकिन आप तो साक्षात विद्यमान है, आपके वीडियो विद्यमान है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बताएं कि ऐसे मुख्यमंत्री, और वही बात और बेहतर परिस्थिति में होने के नाते कहने का हक तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला को या आंध्रा को या तेलंगाना को क्यों नहीं है? तो हम एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गए हैं जिसको बहुत शब्दों में प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम नारा तो अखंड भारत का ले रहे हैं, जिसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन हमने लद्दाख में गंवा भी दी है अभी,
1 इंच भी जमीन हमने जोड़ी नहीं है। बांग्लादेश से समझौते में हमने 50 गांव की जमीन दे दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम भारत के खंड खंड करने की राजनीति कर रहे हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है और ये बड़ी निर्मम सच्चाई है। इससे ज्यादा इनके लिए क्या कहा जाए।